जी। हसन, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी सर। ओके ओके। ये बताइए, स्क्रीन विजिबल है? जी जी। गुड। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज क्लास होगी, ठीक है। और अगर आप लोग तैयार हो तो कल की क्लास जो है हम उसको सुबह की टाइम में ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम शुरू हो गया है, तो हो सकता है कि कल हम ना रहें या फिर कल क्लास ना हो, ठीक है। क्योंकि इससे भी रिलेटेड जो है हमें 4 क्लास करनी है। और तो हम बताएंगे आप लोगों को मैसेज करके, ठीक है, क्या होता है सिस्टम। तो नहीं तो फिर हम सुबह में जो है क्लास ले सकते हैं अराउंड 9 बजे के टाइम पे, ठीक। जी सर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है 21। आप लोग बताइए। इसमें कहा गया है कि राजा राम मोहन राय वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने जो है इसमें से किस कॉलेज को जो है या किस चीज को जो है इस्टेब्लिश किया था, या किस चीज सर को हिंदू कायम कर। कॉलेज। हाँ, गुड। हिंदू कॉलेज कोलकाता। बहुत सही। आप बंगाल से हो क्या? जी सर। ओके ओके, चलिए फिर तो ठीक है। तो ये है हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता, ठीक है, जो कि कोलकाता में है। तो वहां से जो है ये मतलब उस कॉलेज को इन्होंने बनाया, जो कि अब ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से हो गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, a prominent social reformer and intellectual during the 9th century in India। तो ये क्या थे? एक प्रोमिनेंट यानी एक मुमताज जो है सोशलिस्ट थे, और इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल थे, यानी ये थिंकर थे। कब थे? 19वीं सेंचुरी के अंदर थे ये। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता, हिंदू कॉलेज नाउ नोन एज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। अच्छा हाँ, इसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का जो ओहदा दिया गया था, यानी इसको जो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? 1955 में, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, 1955 में जो है अहमद जकी अबू शादी साहब जो है मदरसतुत जमात अबूलू के जो मुअस्सिस आते हैं, उनकी क्या होती है? वफात होती है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप रिलेट करके याद कर सकते हो। was found by Raja Ram Mohan Rai along with the other like-minded individual in 1807। तो इन्होंने जो ये हिंदू कॉलेज 1817 में जो है बनाया था, तो सिर्फ खुद नहीं बनाया था, बल्कि इनके साथ और भी दूसरे लोग जो है माइंडेड लोग इनके साथ थे, शामिल थे, ठीक है। तो 1817 में क्या है, हिंदू कॉलेज बना है। फिर 1955 में जो है उसी कॉलेज को क्या बना दिया गया है? अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 22, ठीक। कह रहे हैं कि व्हाट वर द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन प्री इंडिपेंडेंस। क्या है? कह रहे हैं कि एजुकेशन कमीशन की जो है अहम ऑब्जर्वेशन क्या थी? प्री इंडिपेंडेंस मींस यानी आजादी से पहले का जो एजुकेशन कमीशन से मुराद यहाँ पर क्या है, जिसको हम हंटर कमीशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेट भी मेंशन की गई है 1882 से लेकर 1803 तक। तो इस टाइम में कौन सा कमीशन आया था? हंटर कमीशन आया था। और यहाँ पे इन्होंने कई हिंट दे रखे हैं, प्री इंडिपेंडेंस बोल रखा है, फिर उसके बाद डेट भी दे रखी है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस चीज के ताल्लुक से बात हो रही है। हंटर कमीशन के ताल्लुक से जो है बात की जा रही है। तो बताइए, हंटर कमीशन में जो है किस तरीके की ऑब्जर्वेशन थी, या क्या सजेशन यहाँ पे दी गई थी? ए में कहा गया है कि देयर इज अ नीड टू रिप्लेस द डिस्पैच ऑफ 1854। कह रहे हैं कि 1854 में जो एक डिस्पैच आया था, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से हम जानते हैं, क्या उसको रिप्लेस करने की जरूरत है? यानी इस चीज की बात यहाँ पे की गई। बी में कहा गया इट इज नेसेसरी टू रीफैशन द जनरल वर्किंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो क्या इसमें यह बात कही गई थी कि इंडियन यूनिवर्सिटी की जो वर्किंग बॉडीज है, या फिर उसका जो काम करने का तरीका, उसको असिरेनो जो है बनाने की जरूरत है? रीफैशन करना यानी उसको फिर से नए तरीके से तरतीब देने की जरूरत है। सी में कहा गया कि देयर इज आल्सो अ नीड फॉर लोकल गवर्नमेंट्स टू एक्सटेंड द फैसिलिटीज ऑफ जनरल एजुकेशन। कह रहे हैं कि जनरल एजुकेशन की फैसिलिटीज को जो है बढ़ाने के लिए लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है।
डी में कहा गया इट इज इम्पॉर्टेंट टू फंड ईच कॉलेज डिपेंडिंग अपॉन स्टाफ स्ट्रेंथ, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड लोकेलिटी रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं कि ये अहम है कि हर कॉलेज को जो है फंड मिले, किस बुनियाद पर मिलना चाहिए, स्टेप की मतलब स्टाफ की स्ट्रेंथ की बुनियाद पर, कॉलेज की मेंटेनेंस की बुनियाद पर, एक्सपेंसेस की बुनियाद पर, एंड जो लोकल रिक्वायरमेंट है उस चीज के बुनियाद पर जो है कॉलेज को, हर कॉलेज को जो है फंड मिलना क्या है, जरूरी है, यानी हर कॉलेज को फंड मिलना चाहिए। ए में कहा गया कि स्पेशल ग्रांट शुड बी मेड अवेलेबल टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉलेजेस। कह रहे हैं कि कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए जो है एक मखसूस ग्रांट जो है अवेलेबल होना चाहिए। तो बताइए हंटर कमीशन की रिक्वायरमेंट क्या थी, या क्या ऑब्जर्वेशन जो है हंटर कमीशन में दी गई। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सी डी एंड डी। हाँ तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। देखिए लोकल गवर्नमेंट से मुराद जो है यहाँ पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे एक सेंट्रल हुकूमत होती है फिर उसके बाद क्या है स्टेट, यानी छोटी छोटी। क्योंकि अगर एक सेंटर की ही हुकूमत रहेगी तो वो पूरा जो है नहीं सारी चीजों पर उसकी नजर हो पाएगी। तो इस वजह से हमने खित्ते को बांट दिया, हर खित्ते की जो है अलग हुकूमत होती है। ठीक है, तो इसी वाइज एरिया वाइज या स्टेट वाइज जो है सारी चीजें जो है बट गई है, ताकि हर एरिया का गवर्नर जो है या हर एरिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने एतबार से अपने एरिया की चीजों को देखे, उसके स्कूलों को देखे कि वहां पर क्या कमी है क्या कमी नहीं है। बाकी अगर ए को आप देखोगे ना तो ये यहाँ पर वुड डिस्पैच को रिप्लेस करने की इन्होंने ये कोई बात नहीं की, कोई बात इन्होंने नहीं की थी, बल्कि वुड डिस्पैच को एक तरीके से ये देखने के लिए आई थी, उसको चेक करने के लिए आई थी कि वुड डिस्पैच के अंदर जो जो रिकमेंडेशन पेश की गई है क्या उस पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन्होंने उस चीज को क्या किया था, चेक किया था, फिर उसी के मुताबिक इन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन जो है पेश की थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 23। स्टेटमेंट 1 में कहा गया कि कारिकुलम एट तकसीला वाज वेरिड एंड इंक्लूडेड टेक्निकल साइंस। कह रहे हैं कि तकसीला पर कारिकुलम जो है बहुत मुख्तलिफ था और उसके अंदर जो है टेक्निकल साइंस भी जो है शामिल है। यानी तकसीला का अगर आप कारिकुलम देखेंगे, तकसीला यूनिवर्सिटी का अगर आप निसाब देखेंगे तो उसके अंदर जो है बहुत डायवर्सिटी थी। ठीक है, वेरिड था, यानी बहुत मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर सब्जेक्ट थे, जिसमें से टेक्निकल साइंस भी क्या है, इंक्लूड है, टेक्निकल साइंस भी शामिल है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कारिकुलम ऑफ नालंदा एक्सक्लूडेड द टेक्निकल साइंसेस। कह रहे हैं कि नालंदा का जो कारिकुलम था उसके अंदर टेक्निकल साइंस जो है एक्सक्लूड है, यानी उसके अंदर शामिल नहीं है। तो बताइए क्या लगता है आप लोगों को। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लियर हैं आप इस चीज के लिए। जी 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 सर। ओके चलिए बहुत सही है। तो टेक्निकल साइंस जो है वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर थी। ठीक है, इसी तरीके से मिलिट्री साइंस करके भी एक सब्जेक्ट था, वो भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता था। तक्षशिला के जितने भी आप वो देखेंगे टीचर्स देखेंगे, ठीक है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट टीचर है, उन्होंने काफी काम किया, उन्होंने किताब भी लिखी है। तो तक्षशिला के हर एक पहलू या हर एक पोर्शन की चीजें जो है आपको मालूम होनी चाहिए। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एडमिशन की एज पूछी गई थी कि तक्षशिला में एडमिशन लेने की उम्र क्या थी, तो 16 ईयर थी। तक्षशिला फेमस किसके लिए थी, मेडिसिन के लिए थी, यानी ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए तो जाते थे, बट उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन था वो मशहूर किसके लिए थी, मेडिसिन के लिए थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 24। असर्शन ए में कहा गया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप विल बी फॉर्म बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट मैनेजिंग एजुकेशन। कह रहे हैं कि ये तवक्को की गई है या फिर ये एक्सपेक्टेशन की गई है कि एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप जो है फ्रेम होगी किसके दरमियान, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के दरमियान एजुकेशन को मैनेज करने के लिए। रीजन में कहा गया कि एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट लिस्ट या कॉन्करेंट सब्जेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। कह रहे हैं कि 1976 के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम के मुताबिक, आईनी तरमीम के मुताबिक जो है एजुकेशन क्या है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है या एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन आप लोगों को। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है। देखिए 1976 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, बदलाव किया गया, जिसके अंदर एजुकेशन को क्या कर दिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया है। कॉन्करेंट का मतलब होता है हम आहंग यानी सेम। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है एजुकेशन को मैनेज करने के लिए या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अपने एतबार से रूल एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज, इनिशिएटिव जो है ये सारा काम जो है कर सकती है।
जैसे आपने देखा हो कि बहुत सारी ऐसी स्कीम जो निकलती है जो डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि डायरेक्टली लॉन्च करती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम आपको दिखेगी एजुकेशन के ताल्लुक से जो सिर्फ स्टेट लेवल पर होती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम होती है जो सारी की सारी सेंट्रल लेवल पे होती है, सबके लिए एक सा होती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यही हो गया कि स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट जो है दोनों के पास पावर है, दोनों अपने एतबार से एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए वो स्कीम, पॉलिसीज और इस तरीके की दीगर सारे इनिशिएटिव जो है ले सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा जो पावर होगी वो सेंटर के पास होगी। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम निकाली है, ठीक है, जो सेंटर गवर्नमेंट को नहीं सही लगी है, ठीक है, यानी सेंटर गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके की वो स्कीम नहीं सही लग रही है या उस पर कुछ ऑब्जेक्शन वो लगाना चाहती है, तो सेंटर गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की उस स्कीम पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। ठीक है, तो ऐसा है, सेंटर के पास ये पावर है। लेकिन दोनों के पास इंडिविजुअली भी पावर है कि अपने एतबार से काम कर सकते हैं, लेकिन सेंटर के पास डबल है कि अगर स्टेट की कोई ऐसी स्कीम जो उसके मुताबिक ना हो या फिर कुछ ऐसा गलत उसमें उसको दिख रहा हो तो वो क्या कर सकती है, उस स्कीम को रोक सकती है। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर। जी सर। चलिए, ठीक है, तो ये है आंसर। इसका हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, तो इसका जो सर होगा ये, ये हो। हाँ ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और बोथ की एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 25। देखिए जब भी हमने आपको पढ़ाया है जितने भी मतलब ये कमीशन हमने प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस इसके बाद की जो भी कमीशन हम लोगों ने पढ़े हैं, तो वहां पर इस चीज का हमने इजाफा भी किया था, वाइसरॉय यानी जिसको हम अथॉरिटी। वाइसरॉय का मतलब ये होता है कि जो नाइबुल सल्तनत होता है, यानी बादशाह का जो क्या होता है, बादशाह मतलब किसी को क्या कर देता है, किसी खित्ते का या किसी स्टेट का या किसी सूबे का क्या बना देता है, हाकिम बना देता है, जिसको हम नाइबुल सल्तनत बोलते हैं। उसके बाद चेयरमैन है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि यानी ये सारे क्या नाइबुल सल्तनत है यानी वाइसरॉय है, इनके अंदर जो है कुछ कमीशन आए थे और इन बंदों के नाम यहाँ पर दिए गए जिन्होंने उन कमीशन को क्या किया था, चेयर किया था। तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि लॉर्ड रिपन के अंदर जो है कौन सा कमीशन आया था और उस कमीशन को किसने चेयर मतलब चेयर किया था, यानी उस कमीशन की सदारत जो है किसने की थी। लॉर्ड कर्जन है, विलियम बेंटिक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसमें बहुत सारे हिंट है, आप मिला के बता सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत रिवीजन कर रखा होगा। चौथा ऑप्शन सर। जी फोर्थ नहीं, फोर्थ तो नहीं होगा। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डी को आप वन से मिलाओगे, ये तो बहुत सही आपने मिलाया है, बट डी जो है दो ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, तीन में भी है सर और फोर। ऑप्शन नंबर 3। हाँ सर तो ऑप्शन ये, नंबर 3। हाँ तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो है ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए लॉर्ड रिपन, तो ये इसने कितने, विलियम हंटर, ये किसका नाम है, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा 1882 से लेकर 1803 तक जो हंटर कमीशन आया था, उस हंटर कमीशन के चेयरमैन कौन थे, सर विलियम विस्लाम हंटर, ये इस बंदे का नाम है, यानी उस कमीशन की सदारत इसने की थी और इसका वायसराय कौन है, लॉर्ड रिपन, यानी लॉर्ड रिपन ने ही अपॉइंट किया था विलियम हंटर को कि वो इस कमीशन की क्या करे, चेयरमैनी करे या सदारत करे। लॉर्ड कर्जन, थॉमस रैले, ठीक। फिर इसी तरीके से विलियम बेंटिक, थॉमस बबिंगटन मेकाले। मेकाले का मिनट आपने सुना होगा कि 1935 में जो है मेकाले का क्या आया था, मिनट आया था, जिस पर उसने क्या किया था, इंग्लिश एजुकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। तो आंसर नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। इन द अर्लियर डेज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया द फोकस वाज मोस्टली ऑन डिसिप्लिन ऑफ। कह रहे हैं कि इंडिया में हायर आर्ट्स एजुकेशन सर। के इब्तदाई दिनों में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली किस डिसिप्लिन पर जो है फोकस था, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, आर्ट्स। आर्ट्स या लॉ। आर्ट्स। हाँ तो अब भी आर्ट्स। अगर आप आर्ट्स। देखोगे तो है कहीं ना कहीं आर्ट्स पे ही ज्यादा फोकस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 26। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट प्लेस ऑफ हायर लर्निंग डिड द फेमस रॉयल फिजिशियन जीवाका हु हैड क्योर्ड द किंग बिबमसरा स्टडी। फॉलोइंग में से आपको बताना है कि कौन से हायर लर्निंग मतलब कौन सी हायर एंशिएंट में से कौन सी हायर लर्निंग की जगह है जहां पर मशहूर रॉयल फिजिशियन जीवाका ने स्टडी की थी और जिसने बादशाह बिमंसरा का इलाज भी किया था। तो जीवाका ने किस यूनिवर्सिटी पर जो है स्टडी की थी और बादशाह बिमंसरा का इलाज भी किया था, कौन सी वो डी। यूनिवर्सिटी? सर तक्षशिला। तक्षशिला। हाँ वल्लभी तक्ष, से।
नहीं नहीं नहीं, तक्षशिला है, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला में देखिए जीवाका था, विष्णु शर्मा थे, इसी तरीके से आपके चाणक्य भी आएंगे यहाँ पे, अष्टाध्यायी लिखने वाले जो है पाणिनि वगैरह जो है, ये सब तक्षशिला के पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ये जीवाका जो है इसने गौतम बुद्ध का भी इलाज किया था। ये सारी चीजें आपको नोट में दी गई बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 28। स्टेटमेंट वन में कहा गया है कि द आइडिया ऑफ अबोलिशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन लाइक यूजीसी, एआईसीटी एंड एनसीटी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सच मल्टीपल बोर्ड्स आर रिडंडेंट, ठीक है। कह रहे हैं कि एजुकेशन की रेगुलेटरीज बॉडीज लाइक यूजीसी, एआईसीटी एंड एनसीटीई को अबोलिश्ड करने का जो आइडिया, यानी उसको खत्म करने का जो आइडिया, वो सिर्फ अजम्पशन पर बेस्ड है कि इस तरीके की मुख्तलिफ बॉडियां जो है वो बेकार है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे कमीशन में, बहुत सारे ऐसी चीजों में हमने आगे पढ़ रखा है कि जैसे हर कमीशन अपने आप में ये कह रहा है कि हमें इन बॉडी को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, एक सिंगल बॉडी बनानी चाहिए जो सारे एजुकेशन के मामलों को देखे। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि जो हम कहते हैं कि यूजीसी, एआईसीटी एंड एनसीटीई वगैरह जो ये रेगुलेटरीज बॉडीज है एजुकेशन को, इसको अबोलिश्ड करने का, यानी इसको खत्म करने का जो आइडिया, वो सिर्फ अजम्पशन पर बेस्ड है। वो क्यों अजम्पशन पर बेस्ड है? क्योंकि हमारे माइंड में यही अजम्पशन बनी हुई है कि इस तरीके की मुख्तलिफ बॉडियां जो है वो क्या है, बेकार है, ठीक है। हम इसको बेकार इस वजह से समझते हैं, यानी हमारे दिमाग में जो अजम्पशन बनती है, हम ये सोच रहे हैं कि यार हर चीज के लिए जो है अलग अलग बॉडीज है और हर चीज को जो है अलग अलग तरीके से देखती है। तो हटाओ, इन सबको हम खत्म करते हैं और सारे काम को देखने के लिए जो है हम सिर्फ एक बॉडी बनाते हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो है ये इस तरीके की अजम्पशन बनी हुई है, वही ये बात लिखकर आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अपोज्ड द आइडिया ऑफ अबोलिशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज as it would affect its role as the apex regulatory body of legal professional in India। कह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है रेगुलेटरी बॉडीज को खत्म करने के आइडियाज की जो है मुखालिफत की है। क्यों? क्योंकि जो है इसका अफेक्ट जो, क्योंकि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है और लीगल प्रोफेशन, और इंडिया में जो है लीगल कामों में जो है इसका बुरा असर पड़ने वाला है। कहना ये चाह सर रहे हैं कि बहुत बार, स्टेटमेंट है ट्रू। हाँ देखिए, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी मुखालिफत इस वजह से की है, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना यह है कि अगर आप इन बॉडीज को खत्म करोगे, ठीक है, तो इंडिया में जो है मतलब लीगल काम जो होते हैं, लीगल प्रोफेशनल जो भी काम होते हैं, तो इस पर जो है एक बुरा असर पड़ेगा। यानी फिर इस तरीके के कामों को कौन देखेगा? अगर आप सारी बॉडी को जो है खत्म कर दोगे, तो हर काम जो है एक बॉडी जो है उस चीज को समेट नहीं पाएगी। तो लिहाजा हर फील्ड के लिए जो है हमने एक बॉडी बना रखी है जो उस काम को क्या करती है, देखती है, ठीक। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये अपने लिए बोल रही है ये बात, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 29। Who among the following initiated a new policy on agriculture and created a central institute at पूसा? फॉलोइंग में से आपको बताना है किसने जो है एक न्यू पॉलिसी एग्रीकल्चर पर शुरू की थी और एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी पूसा में जो है बनाया था। वो कौन सा बंदा यहाँ पे है? लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लैंसम है, या लॉर्ड कर्जन है, ठीक है, ये इस तरीके की। लॉर्ड कर्जन, सर लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। देखिए, लॉर्ड कर्जन ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905, तो इसकी मतलब ये वाइसराय था इंडिया का, इसकी जो मुद्दत थी वो कब से कब तक थी? 1899 से लेकर 1905 तक। तो उस दौरान इसने क्या किया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी जो है पॉलिसीज लाई है, बहुत सारे रिफॉर्म इसने लाया, यानी उस चीज को इसने क्या किया, इंप्लीमेंट किया है। जिसमें से इसका सबसे काबिल जिक्र इनिशिएटिव जो है वो इसने क्या किया है, एक सेंट्रल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाया है पूसा में, जो कि ये बिहार के अंदर है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 30। द कमेटी फॉर इवेल्युएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड दैट नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया शुड हैव मोर देन एफिलिएटेड कॉलेज। कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इवेल्युएशन कमेटी ने ये रिकमेंडेड किया या फिर ये सिफारिश की है कि इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उससे ज्यादा अफिलिएटेड कॉलेज नहीं होना चाहिए। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटीज में उससे ज्यादा कॉलेज की अफिलिएशन नहीं होनी चाहिए। किससे ज्यादा? 50 से ज्यादा, 60, 75 या 300? किससे ज्यादा सर कॉलेज के? 100, सर 100 होना चाहिए ना? सर 100 होना थ्री चाहिए। हंड्रेड। सर नहीं 200 नहीं, को 100 कर दिया था। किसको कर दिया था? 200 थे ना? नहीं नहीं, सिर्फ 300 है, ठीक है, 300 है, 100 नहीं, 300 है यहाँ पे।
जी सर। वो अगर आप लोग उनकी बुक से पढ़ रहे हो नवदीप मैम की, तो उनमें जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे 100 रखा हुआ है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी 300 किया हुआ है, ठीक है, तो मतलब 3 ही होगा। देखिए, द यूनियन मिनिस्ट्री है डिसाइडेड टू ग्रेजुअली रिड्यूस एंड लिमिट द नंबर ऑफ affiliated कॉलेज पर यूनिवर्सिटी टू 300 as part of its plan to implement the new education policy which mandate phasing out of affiliation system in higher education sector। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी जो है ये एक क्या है, पार्ट है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कही गई है कि हमें क्या करना है, यूनिवर्सिटी के बर्डन को जो है खत्म करना है। कम से कम एक यूनिवर्सिटी से जो है 300 कॉलेज का अफिलिएशन होना चाहिए। लिहाजा इस चीज को जो है हम अपने आजमगढ़ के अतराफ में देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो है जौनपुर एक जिला है, तो वहां पे जो है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जो है एग्जिस्ट करती थी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। तो आजमगढ़ एक जिला हो गया, मऊ जिला के जितने भी कॉलेज थे, इसी तरीके से गाजीपुर जिला के जितने कॉलेज थे, वो सारे के सारे उसी यूनिवर्सिटी से जो है अटैच थे। यानी उस यूनिवर्सिटी से मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 1500 यानी 1500 के अराउंड जो है कॉलेज का अफिलिएशन था उस यूनिवर्सिटी से। बट अब पिछले साल जो है, मतलब 2 साल पहले जो है आजमगढ़ में एक नई यूनिवर्सिटी का जो है इनेकाद हुआ है। तो अब आजमगढ़ के जितने भी कॉलेज हैं वो जौनपुर वाले से हट के आजमगढ़ वाली यूनिवर्सिटी से हो गए हैं। तो यानी अब आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी से जो है सिर्फ अराउंड मतलब 290 या 280 के कॉलेज का जो है अफिलिएशन है, जो कि पूरे के पूरे सिर्फ आजमगढ़ के हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसको देख सकते हैं कि हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस चीज पे जो है काम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं ताकि कॉलेज के एफिलिएशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक, चलिए। सर एग्जांपल फिर से बता दीजिए इसका थोड़ा सा। इसके क्या एग्जाम्पल में दूं, यही तो मैंने तो आपको समझाया, एग्जाम्पल ही है एक तरीके से। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है 300 से ज्यादा कॉलेज का अफिलिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे कॉलेज जो है वो खुद डिग्री नहीं देता, वो किसी यूनिवर्सिटी से जो है अटैच होता है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से अटैच होगा तो उस यूनिवर्सिटी में जो है 300 से ज्यादा कॉलेज का अफिलिएशन नहीं होना चाहिए। बस इसकी एग्जाम्पल क्या ही लेनी है। ठीक, ये तो एक जी डेटा सर। है जी, बस सिर्फ उसको आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 31। विच वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, आजादी वाले इंडिया का पहला एजुकेशन कमीशन जो है कौन सा था? सर्जन कमीशन। राधा किशन सर। हाँ, तो ये राधा कृष्णा कमीशन था 1948 से लेकर। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 49। 32। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैव देयर लोकेशन इन बिहार। फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सी यूनिवर्सिटीज जिनका लोकेशन जो है बिहार में है, यानी वो बिहार के अंदर सिचुएटेड है। वल्लभी, विक्रमशिला, श्री दयानंद कटाक या उदंतपुरी, कौन सी है बिहार में? सर विक्रमशिला, हम्म उदंतपुरी। उदंतपुरी सर, बी ऑप्शन। हम्म। देखिए, विक्रमशिला जो है आपकी वहीं पे है, कहाँ पे पड़ती है ये, बिहार में किस जगह पे है? राजगिरा सर। नहीं, राजगिरा में तो नालंदा है ना आपकी। ये विक्रमशिला जो है ये भागलपुर में पड़ती है, ठीक है, द रिवर ऑफ गंगा, ठीक है, यानी गंगा के किनारे पर वाक़ है और ये भागलपुर में पड़ती है। उदंतपुरी हिनारिया पर्वत बिहार करके इस तरीके से इसका नाम आता है बिहार शरीफ में। और वल्लभी जो है आपकी सर हाँ जी। वल्लभी तो गुजरात में है ना। हाँ, वल्लभी जो सुसरास्त्रा गुजरात में पड़ती है, और ये वाली जो सी वाली है ना, ये द रिवर ऑफ कृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कृष्णा रिवर के किनारे पर ये यूनिवर्सिटी वाक़ है। और कृष्णा रिवर जो है वो कई सारे स्टेट से होकर गुजरती है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में है इसका लोकेशन जो मिलता है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वर स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1857। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, बट आ जाते हैं, जिनको नहीं मालूम होता वो गलत ही करके आएंगे। सर बीएमसी सर। हाँ, तो बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक, नहीं, नहीं सर, ABC होगा ना, इलाहाबाद नहीं होगा। 1887 में हुआ था मैं वो। मैं मैं हाँ बोल रहा हूँ मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता। हाँ, ये BMC बोले, यानी बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 34। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ 1986 रिवाइज्ड इन 1992 सजेस्टेड। कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के डॉक्यूमेंट को रिवाइज किया गया था 1992 में, तो उसमें क्या सजेशन दी गई थी? यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, लिंकिंग डिग्री विद जॉब्स, अबोलिशन ऑफ AICTE, फोकस ऑन रिसर्च ओनली फॉर डिग्रीज। क्या है यहाँ पे?
सर यूज ऑफ ऑप्शन सी। सर इसमें डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड बात हुई थी ना, तो यूज ऑफ पहला वाला मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बताया है आपने। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यूज ऑफ मल्टीमीडिया फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। 1912 में जो इस पे बात की गई थी, यहाँ पर लिंकिंग डिग्री नहीं था बल्कि डी लिंकिंग डिग्री था ना, जिसका कंसेप्ट ये था कि अगर आपके पास जो है मतलब नॉलेज है, तो विदाउट डिग्री के जो है आपको क्या मिल सकती है, जॉब जो है मिल सकती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 35। फाइंड आउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो यहाँ पर सारी जो है ओपन यूनिवर्सिटीज दी गई हैं, उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी इनकी स्टेब्लिश डेट के एतबार से आपको बताना है, कौन सबसे पहले बनी है, फिर कौन है, फिर सर ई होगा नालंदा पहले, उसके हम्म बाद होगा EDABC। EDABC BC। जी चलिए, सर। हाँ तो आंसर नंबर 2, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया आपने। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है 1987 में जो है बनी थी। ये पटना बिहार में है। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये मध्य प्रदेश में, क्योंकि इसमें नाम ही एमपी लगा हुआ है, ठीक है। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 1996, इसमें कर्नाटका लगा हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि कर्नाटका में वाक़ है। नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक। देखिए, हमने आप लोगों को ओपन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी थी एक, ठीक है, और उन्हीं यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी थी जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बताइए, ये क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है 2022 में भी आए हुए हैं। तो अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आपको 2 नंबर दे के जाएंगे, और 2 नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंस होते हैं आपके इस एग्जाम के लिए। तो ऐसी चीजें जो होती है ना, आप लोग देखिए सेकंड पेपर भी आप लोग याद करते हो, लोगों की तारीख पैदाइश से जो है आप मैच कर सकते हो ऐसी चीजों को। जब भी आप रटोगे, अगर थोड़ा सा आप अटेंशन डालोगे इन सारी चीजों पे, तो खुद ब खुद चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। अगर आप तवज्जो नहीं डालोगे तो नहीं होगी, डालोगे तो हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 36। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि रिप्यूटेड स्कॉलर लाइक पाणिनि एंड चाणक्य हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। माया नाज स्कॉलर, या हम कह सकते हैं कि नामवर स्कॉलर जैसे पाणिनि एंड चाणक्य जो है, उनका एजुकेशन कहाँ से था, नालंदा यूनिवर्सिटी से था। क्या इन दोनों ने जो है नालंदा से पढ़ाई की थी? सेकंड स्टेटमेंट में तक्षशिला वाज अ यूनिवर्सिटी नहीं नोन सर। फॉर इट्स एजुकेशन इन इंडियन आर्ट्स एंड साइंस स्पेशली मेडिसिन। कह रहे तक्षशिला जो है इंडिया में एक यूनिवर्सिटी थी जिसको उसके एजुकेशन आर्ट्स साइंस और खास तौर से जो है मेडिसिन के लिए उसको जाना जाता है। तो बताइए। सर सर दूसरा पहला सही, पहला गलत, पहला गलत। दूसरा गलत सही। दूसरा सही सर। गुड। तो इन लोगों ने पढ़ाई कहाँ से की थी? तक्षशिला से। तक्षशिला। हाँ, पाणिनि की कौन सी किताब है, उन्होंने किस फन में किताब लिखी थी? सर आर्ट्स सर। नहीं, पाणिनि ने जो मेडिसिन। है नहीं नहीं, पाणिनि की किताब का नाम, आयुर्वेदा सर। पाणिनि की किताब का नाम है अष्टाध्यायी, जिन्होंने ग्रामर में किताब लिखी थी, और संस्कृत के लिए वो ग्रामर उन्होंने लिखा था, संस्कृत जुबान के लिए ग्रामर उन्होंने लिखा था। चाणक्य ने जो है ये, हाँ चाणक्य ने जो है वो लिखा था, आयुर्वेदा लिखा था, ठीक है। इसने क्या की, किस चीज की किताब लिखी थी? आयुर्वेदा यानी मेडिसिन की किताब लिखी थी। इसी तरीके से एक चाणक्य था, चाणक्य, चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी, इकोनॉमिक्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर सर और 37। एक है विष्णु शर्मा सर। जी, विष्णु शर्मा है उसका किताब। हाँ उसने पंचतंत्र की किताब लिखी थी, पंचतंत्र। जी जी। चलिए, सर ये विष्णु गुप्ता चाणक्य ये एक ही है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं एक नहीं है, इसने वो चंद्रगुप्त मौर्य का वो था, टीचर था ना, तो इस वजह से उसको उस निस्बत से भी बोलते। अच्छा। चाणक्य को जो है कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है। चाणक्य को जो है कौटिल्य भी बोलते हैं, और जी यही जी। जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ये टीचर था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसने भी हिंदुस्तान में जो है रूलिंग की है, हुकूमत की है। इस पे जो है काफी सीरियल्स वगैरह बने हुए हैं। द एजुकेशन डिस्पैच 1854 सजेस्ट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज शुड बी, है ना। 1854 का जो एजुकेशन डिस्पैच था, उसमें मतलब क्या, उसने क्या सजेशन दी थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज में किस लैंग्वेज में होना चाहिए? पर्शियन, संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश? सर इंग्लिश, इंग्लिश। हाँ, तो इसने इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए जो है इसने क्या किया था, जो सजेशन दी थी,
वो इसने कहा था कि किस फन में, मतलब किस में होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 38। द यूनियन गवर्नमेंट्स मैंडेट फॉर हुमायूं कबीर कमेटी वाज टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ, कह रहे कि यूनियन गवर्नमेंट का एक मैंडेट है हुमायूं कबीर कमेटी के लिए किस चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए था। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो हुमायूं कबीर कमेटी बनाई थी वो किस चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। यानी वो किस चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करती, यानी क्या देखती, पब्लिक यूनिवर्सिटी को प्राइवेट करने की पॉसिबिलिटी को देखती वो, या सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज, स्टेब्लिशिंग क्रॉसपोंडेंस कोर्स, फंडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। क्रॉसपोंडेंस कोर्स ऐसे कोर्स को बोलते हैं जहां पर जो है आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, यानी सिंपल से वर्ड में आप डिस्टेंस एजुकेशन बोल सकते हो इसको। सर फंडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी सर। नहीं सर, न्यू यूनिवर्सिटी, सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी। हाँ, तो ये जो है आंसर नंबर 2, यानी इसका जो है मतलब ऑप्शन जो है 2 ही इसका करेक्ट होगा। न्यू यूनिवर्सिटी को मतलब कायम करने की पॉसिबिलिटी को ये एक्सप्लोर करते हैं कि यानी क्यों न्यू यूनिवर्सिटी को कायम करने की जरूरत है। ठीक है, देखिए हुमायूं कबीर कमेटी आल्सो नोन एज द एजुकेशन कमीशन 1964, यानी जो जिस डेट में जो है कोठारी कमीशन आया था, और कोठारी कमीशन को भी हम एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, तो हुमायूं कबीर भी जो है उसी डेट में ये कमेटी आई थी, तो लिहाजा उसको भी इसी नाम से जो है मौसूम किया गया है। was appointed by the government of India in 1964 under the chairmanship of हुमायूं कबीर। अब देखिए यहाँ पर ये इसके चेयरमैन, यानी इस कमेटी की सदारत हुमायूं कबीर ने की थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए जो है इनको अपॉइंट किया गया था। हुमायूं कबीर जो है ये बंगाल का एक आदमी था। ठीक है, इसने जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद की जो ये किताब है इंडिया विंग्स फ्रीडम, यानी इस तरीके से उन्होंने जो किताब लिखी थी ना, तो इसका शायद इसने उर्दू में तर्जुमा किया या इसने इंग्लिश में तर्जुमा किया, मुझे एग्जैक्ट नहीं, बट इसने किया, इस किताब का तर्जुमा किया है। The primary mandate of committee was to review the state of education in India and make recommendation for development and improvement of education system। तो ये इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को एक तरीके से उसका जायजा लेने के लिए आई थी, और इसने कुछ रिकमेंडेशन भी बनाया था एजुकेशन की बेहतरी के लिए, एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। One of the specific tasks assigned to committee was to explore the possibility of setting up new universities। इस कमेटी का एक मखसूस टास्क जो इसके जिम्मे असाइन किया गया था वो यही था कि न्यू यूनिवर्सिटी कायम करने की पॉसिबिलिटी को जो है वो एक्सप्लोर करे, यानी वो ये मतलब वजह बताए, वो इस चीज को जाने कि आखिर न्यू यूनिवर्सिटी को कायम करने की क्या जरूरत है। The committee's objective was to assess the need for higher education institution in different regions of India and propose the establishment of new universities to cater the growing demand for education। तो इस कमेटी ने जो है इंडिया के मुख्तलिफ रीजन्स में या मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ हिस्से में जो है इसने हायर एजुकेशन की डिमांड की जरूरत के बारे में जाना, और न्यू यूनिवर्सिटीज को कायम करने का प्रपोजल भी इसने दिया, ताकि एजुकेशन की डिमांड को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। The Education Commission 1964 to 1966 submitted its report in 1966, and its recommendation had a significant impact on the development of education in India। The report covered various aspects of education including primary education, secondary education, higher education, teacher training, vocational education and adult education। तो इस कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दी थी, तो इस रिपोर्ट में जो है एजुकेशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है बात की गई, जिसमें आपका प्राइमरी एजुकेशन भी शामिल है, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, और इसी तरीके से अडल्ट एजुकेशन भी क्या है, इंक्लूड है। It provide a comprehensive roadmap for educational reform in the in the country। तो इसने जो है एक comprehensive roadmap provide, comprehensive means यानी बहुत ही जामे और माने जो है, इसने एजुकेशन को सुधारने के लिए, एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए कंट्री में एक बहुत ही जामे और माने जो है इसने शेड्यूल जो है प्रोवाइड किया। रोड मैप, खाका या नक्शा जो है आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको इस ओवरऑल तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हुमायूं कबीर कमेटी जो है वो किस चीज के लिए आई थी, यानी एजुकेशन को ही एक तरीके से बेहतर बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो आई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव किस चीज को एक्सप्लोर करना था, सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सपोर्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ नॉलेज कमीशन रिगार्डिंग द हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब आपको अगर याद हो तो 2022 में यही क्वेश्चन जो है डिट्टो रिपीट हुआ था, और 23 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। फॉलोइंग में से किस कमेटी ने जो है नॉलेज कमीशन की रिकमेंडेशन को सपोर्ट किया है हायर एजुकेशन के हवाले से इंडिया में।
बताइए किस कमेटी ने जो है नॉलेज कमीशन की रिकमेंडेशन को सपोर्ट किया था? रामम, हाँ, यशपाल यशपाल कमेटी। गुड। तो यशपाल कमेटी ने जो है इस चीज को क्या किया है, सपोर्ट किया है। देखिए यशपाल कमेटी जो है आपकी 2009 में आई थी और नॉलेज कमीशन जो है आपका 2005 में आया था, ठीक है। रामामूर्ति कमेटी के बारे में, इन कमेटियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। रामामूर्ति कमेटी आल्सो नोन एज द हाई पावर कमेटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। बहरहाल ये अलग तरीके की कमेटी है जो कि आपके सिलेबस में या आपके क्वेश्चन में पूछ ली गई है, तो ऐसी चीजें जो है पूछी जा सकती हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ऐसे बैंक होते हैं जो अर्बन में होते हैं एंड सेमी अर्बन वाली एरिया में होती है। सेमी अर्बन ऐसी एरिया को बोलते हैं जो ना पूरे तौर पर वो अर्बन ही होता है, ना पूरे तौर पर वो रूरल एरिया होती है, ठीक है। यानी कुछ हिस्सा जो है उसका शहर जैसा होता है और कुछ हिस्सा जो है उसका देहात जैसा होता है। ऐसी बहुत सारी जगह जो है आपको मिल जाएंगी, जैसे दिल्ली के बीच, लखनऊ और दिल्ली के बीच की बहुत सारी ऐसी जगह होंगी। इस तरीके की बहुत सारी जगह आप लोग देख सकते हो। तो ये 2019 में जो है फॉर्म की गई ताकि वो क्या देख सके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। इट फोकस वाज ऑन स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस बैंक। तो यानी ये इसी बैंक की जो है फाइनेंशियल हेल्थ मतलब हेल्थ को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, इसी तरीके से इस बैंक की गवर्नेंस को या उसको चलाने के लिए, उस चीज को मजबूत करने के लिए जो है इस कमेटी का क्या था, पूरा फोकस था किस तरीके से इस बैंक की फाइनेंशियल मतलब उसको मजबूत किया जा सके, इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से चलाया जा सके। तो इस चीज पर जो है इस कमेटी का फोकस था। तो आपको बस ये कीवर्ड याद रखना है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो है ये कमेटी आई थी, ठीक है। नयुदमा कमेटी जो है इसको ऑफिशियली जो है कमेटी ऑन फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के फाइनेंस के ताल्लुक से ये कमेटी जो है बनाई गई थी और इसको इस नाम से भी हम जानते हैं, जो कि 1990 में कायम हुई थी। टू एग्जामिन एंड रिकमेंडेड मेजर फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये कमेटी इस वजह से बनाई गई थी ताकि हम इस चीज को चेक कर सकें और हायर एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए जो है मेजर कर सके और कुछ रिकमेंडेशन दे सके हायर एजुकेशन के फाइनेंस के मुतालिक इंडिया में, ठीक। केयर कमेटी जो है ये, इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी के नाम से जानते हैं, जो 1948 में सेटअप की गई ताकि सेकेंडरी एजुकेशन का जायजा लिया जा सके स्टेट में, इंडिया के अंदर। इट रिकमेंडेड फोकस ऑन करिकुलम रिफॉर्म, टीचर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, इसी तरीके से सेकेंडरी स्कूल में जो टीचर होते हैं उन टीचर ट्रेनिंग के लिए और करिकुलम को रिफॉर्म करने पर इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, या इस चीज पर इस कमेटी ने फोकस किया था कि इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, सही करना है। तो सबका एक एक कीवर्ड आप याद रख लो, अगर ये डेट आपको नहीं याद हो रही, बाकी सारी देखिए। एक है 1948, ठीक है। आप याद रख सकते हो कि आजादी के बाद हमने खीर खाई थी, फौरन एक साल बाद 1948 में, तो खेर कमेटी सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड ये आई थी, ठीक है। नयुदमा कमेटी जो है आपकी 1990 में और ये 2019 में, ठीक। तो क्वेश्चन का पार्ट है, तो क्या पता इसी क्वेश्चन से ऐसी ही छोटी सी चीजें उठा के आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 40। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन्विसेज द न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया शुड एम एट। कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये तस्वूर किया गया है कि इंडिया के अंदर न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। यानी जब हम 2020 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर लेंगे तो हमने क्या तस्वुर किया है कि हमारे इंडिया के अंदर नया एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए। क्या वो नेशनलिस्ट एजुकेशन होगा, यानी सिर्फ इंडिया के, गुड। डी सर। हाँ, क्योंकि हमें जो है नेशनलिस्ट नहीं बनाना, हमें बल्कि ग्लोबल सिटीजनशिप वाला यानी आलमी शहरियत वाला एजुकेशन बनाना है, ताकि फॉरेन से भी लोग आकर इंडिया के अंदर एजुकेशन ले सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर है 41। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 2020 से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंगल सिंगल वर्ड में आ रहे हैं, मैच द कॉलम में आ रहे हैं, और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी, सबको एक ही लाइन में करके दे दिया है। और इन सारी चीजों को जो है क्वेश्चन वाइज और हर तरीके से जो है हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। देखिए ICSSR जो है इसको कई मरतबा ये क्वेश्चन में आया हुआ है, आपको पढ़ाया गया है। इनफैक्ट ये ICT के अंदर भी ये चीज आपको कवर की गई होगी, CSIR भी आपको बताया गया है। फिर इसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के बारे में भी हमने पढ़ा है, और हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, इसी तरीके से एक दो रिसर्च और आती है, तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया, लेकिन हमने सब कुछ आपको बताया है। सर दूसरा वाला ऑप्शन सर। फिर ऑप्शन बी होगा। हाँ गुड। तो देखिए यहाँ पे है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 1965 है, ठीक है। इसी तरीके से 1979 69 72 एंड 1977, ठीक। चलिए
क्वेश्चन नंबर है 42। द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज टू विथड्रॉ फ्रॉम हायर एजुकेशन। कह रहे हैं कि एजुकेशन पर ब्रिटिश का जो पहला पार्ट था, यानी मतलब ब्रिटिश पॉलिसी जो एजुकेशन पर थी, उनका मकसद पहले ये था कि हमें हायर एजुकेशन से दस्तबरदार हो रहा है, या हायर एजुकेशन पे जो है हमें फोकस नहीं करना है इंडिया के अंदर। ठीक है, कहना यही चाह रहे हैं कि एजुकेशन पर पहले की जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उनका मतलब यही था कि हमें हायर एजुकेशन से विड्रॉ होना था, यानी इंडिया के अंदर जो है हमें हायर एजुकेशन को नहीं लाना है, या हमें इन लोगों को हायर एजुकेशन नहीं देना है, कहना ये चाह रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट में है द ब्रिटिश पॉलिसी कंप्लीटली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अगेंस्ट इंग्लिश। कह रहे हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी ने जो है कंप्लीटली मदर टंग के आइडिया को सपोर्ट किया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के अगेंस्ट में। तो क्या ब्रिटिश पॉलिसी ने मदर टंग वाली आइडिया को सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, पहला दूसरा सही गलत, है, पहला दूसरा सही। गलत है। गुड। क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसी ने जो है कंप्लीटली इस चीज को क्या किया, रिजेक्ट किया है, सपोर्ट नहीं किया है। अगर ये सपोर्ट करता तो मेकाले का मिनट जो है नहीं आता, क्योंकि मेकाले जो है अपना मिनट लाया था और उस मिनट में जो है इसने ये बात लाकर वाजे कर दी थी हमें क्या करना है। ये लोग खून से जो है क्या होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, बट यानी टेस्ट में जो है ये लोग इंग्लिश होने चाहिए, इनकी जुबान या फिर इनका जो भी पढ़ना लिखना हो ये सारा सब कुछ जो है इंग्लिश में हो, ताकि ये पैदाइश के एतबार से, खून के एतबार से ये रहे इंडियन, बाकी हर एतबार से, टेस्ट के एतबार से, जो भी पढ़ने लिखने के एतबार से ये रहे अंग्रेज, हमारी जुबान जाने, हमारा कल्चर जाने, हमारे लिए ये काम करें। तो ये सारा फोकस था इन लोगों का। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग वर विजुअलाइज्ड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 विज हायर एजुकेशन। करें कि फॉलोइंग में से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वाले मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में हमने फॉलोइंग में से किस चीज को विजुअलाइज किया है, यानी ये पॉलिसी आने से हमने क्या क्या चीजें देखी हैं हायर एजुकेशन के हवाले से। क्या इस पॉलिसी को आने से जो है हायर एजुकेशन को कंप्लीटली जो है प्राइवेट कर दिया गया है, या इंस्टीट्यूशन में एक तरीके से एक्सपेंशन हुई है और उसके अंदर कंसोलिडेशन यानी बिल्कुल मजबूती, इस्तेहकाम, ये सारी चीजें आई है, यानी बहुत मुनज्जम मुहकम इस तरीके से इंस्टीट्यूशन हमारा हो गया है। सेम है ट्रेनिंग ऑफ टीचर, यानी इस पॉलिसी में जो है टीचर की ट्रेनिंग पे काम हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनमस कॉलेज, ऑटोनमस कॉलेज के डेवलपमेंट पे काम हुआ है। स्ट्रेंथिंग ऑफ रिसर्च या रिसर्च की मजबूती पे काम हुआ है। क्या हो सकता है यहाँ पे? सर बी सी डी ई चारों सी, होंगे। ऑप्शन सी सर। हाँ, क्योंकि देखिए हमें ए को यहाँ से एलिमिनेट करना है, क्योंकि कंप्लीटली जो है हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन जो है नहीं हुआ है। ठीक है, ए को ही आप एलिमिनेट करते तो सारा आंसर जो है आपका निकल के आ जाता। बाकी इन सारी चीजों पे जो है काम हुआ है जो हमें कहीं ना कहीं दिखता है हर एतबार से। क्वेश्चन नंबर है 44। द एम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035, है ना? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मकसद है कि वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएगा हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में 2035 तक जो है हम कितनी ग्रॉस एनरोलमेंट सर रेशियो जो है 50%। बढ़ाएंगे? सर 50%। 50%। ओके, देखिए यहाँ पे जो है 2035 ना, तो 35 यहाँ पे 5 लगा हुआ है, तो ये 35 वाले में 50 है, जहाँ पे 30 लगा हुआ है उसमें क्या है 100 है। तो 2030 तक जो 100% हम करने वाले वो किसके लिए होगा? स्कूल एजुकेशन के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमेटी रिकमेंडेड द क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड कॉलेज बिफोर इंडिपेंडेंस। कह रहे कि फॉलोइंग में से कौन सा कमीशन या कौन सी कमेटी है जिसने ये सिफारिश की थी कि जो गैर मेयारी कॉलेज है, ठीक है, उनको मतलब आजादी से पहले का जो मतलब ये कमीशन जो है आजादी से पहले का है, जिसने ये रिकमेंडेशन की है कि हमें सब स्टैंडर्ड कॉलेज को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। सब स्टैंडर्ड कॉलेज का मतलब ये हो गया कि जिसका स्टैंडर्ड अच्छा ना हो, जो गैर मेयारी यानी जो बहुत प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो, जिसकी रैंकिंग वगैरह जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो, बिल्कुल घटिया तरीके का कॉलेज है। तो ऐसा किस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी? सर रैली सर कमीशन। रिलाई कमीशन ने। हाँ, तो ये रैले कमीशन ने दिया था, और इसने जो है ये 1902 में आया था। इस कमीशन का नाम क्या था? इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से था। फिर उसके बाद 1904 में जो है एक एक्ट बन गया था, है ना? चलिए, इसी पे क्लास को जो सर है, जी, ये 44 का आंसर दिखाइए। 44 जी, आंसर 3 है।
ठीक, देखिए यहाँ पे 2035 लिखा गया है, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन के लिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 50% करने की बात है, सॉरी है ना 50%। और अगर यही चीज जो है आपको स्कूल एजुकेशन के लिए 10+2 के लिए पूछी जाए तो उसमें 2030 तक जो है ये 100% करने की बात कही गई है एनईपी 2020 में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन। फॉलोइंग में से जो है राधा कृष्णा कमीशन की जो है क्या रिकमेंडेशन थी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हवाले से हायर एजुकेशन में। तो ए में कहा गया कि द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज। क्या राधा कृष्णा कमीशन ने जो है ये बात कही थी कि हायर एजुकेशन का मीडियम जो है वो रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी हमारी जो मकामी जुबान होती है, मादरी जुबान होती है। बी में है इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिपेयर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इन फेडरल लैंग्वेज। देखिए फेडरलिज्म जो है हम किसको बोलते हैं, सेंट्रल और स्टेट हुकूमतों के दरमियान का जो रिलेशन होता है उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो फेडरल लैंग्वेज से मुराद यहाँ पे आप ऑफिशियल लैंग्वेज समझ सकते हो। तो इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो है क्या, वो हिंदी एंड इंग्लिश है। तो यानी ऐसी जुबान का हमें इस्तेमाल करना है ताकि सेंटर वाले और स्टेट वाले दोनों को वो चीज़ें क्या हो सके, समझ में आ सके। तो लिहाजा हम में से जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बंगाल से, जो कश्मीर से, जिनको उनकी मादरी जुबान आती है, बट अगर हम वहां पे इंग्लिश यूज कर लेते हैं या हिंदी यूज कर देते हैं तो उनको उनकी जुबान के अलावा भी दीगर जुबानें आती हैं जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो वही बोला गया है। इन्होंने कहा कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को प्रिपेयर करने के लिए जो है इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए फेडरल लैंग्वेज में। ऑल द फेडरल लैंग्वेज मस्ट बी रिटन इन देवांगरी स्क्रिप्ट। कह रहे हैं कि सारी फेडरल लैंग्वेज जो है वो देवांगरी स्क्रिप्ट में जो है लिखे होने चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट मीन्स रस्मुल खत, ठीक है। जैसे हमारे उर्दू या अरबी के अंदर भी बहुत सारे रस्मुल खत है ना, जिसमें हम लोग लिखते हैं बटूल है, इस तरीके से खत्ते गालिब है, खत्ते कूफी है, खत्ते दीवानी है। तो इसी तरीके से जो है इंग्लिश और हिंदी में भी बहुत सारे जो है खत, या आप बोल सकते हो रस्मुल खत लिखने का जो वो होता है, फॉन्ट होता है, वो चलता है। डी में है इंटरनेशनल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड। इन्होंने कहा इंटरनेशनल और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज जो है, टर्मिनोलॉजीज वर्ड जो है वो अवॉइडेड होने चाहिए। इंग्लिश शुड बी बनिश्ड, ठीक है, फ्रॉम द हायर एजुकेशन फील्ड इन इंडिया इमीडिएटली। इन्होंने कहा कि इंडिया में जो है फॉरेन इंग्लिश जो है बैंड होनी चाहिए हायर एजुकेशन की फील्ड से। तो क्या लगता है आप लोगों को? सर ABC होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्मिनोलॉजी की बात की जा रही है तो उसको अवॉइड नहीं किया जाएगा, और इंग्लिश को जो है बैन करने की बात नहीं की गई थी, क्योंकि अगर इंग्लिश को जो है बैन किया जाएगी तो फेडरल लैंग्वेज का लफ्ज यहाँ पे नहीं यूज करते, ठीक है। तो इस एतबार से जो है A, B एंड C यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। तो इसी पे क्लास को जो है एंड करते हैं। जैसे कि क्लास के शुरू में मैंने पहले भी कहा है कि एक क्लास मतलब कल अगर क्लास होगी इसकी तो क्या पता जो है ये क्लास जो है सुबह में हो, ठीक है। 9 बजे के अराउंड या 10 बजे के अराउंड जो है ये क्लास लेंगे, तो आप लोग तैयार रहेंगे कल के लिए। अगर होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है, वरना फिर टाइम से होगी। जी जी सर। चलिए फिर तकरीबन ठीक है। तकरीबन जी 1 बजे हो जाती जी। है। वाई क्यूज की भी क्लास जो है ना सुबह में हाँ हाँ। तकरीबन 9 बजे तक, 8:30 बजे तक हो जाती है। ये अरबी, कल मसूद तो जी। हम 10 बजे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि असल में जो है ये एग्जाम शुरू हो गया है तो हमें सिस्टर को एग्जाम दिलाना जाना होगा, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ इधर हो ठीक, सक बेहतर है। The ठीक। school time. तो आप में से बहुत सारे